Hello students. So today we are going to discuss a new topic that is called group number 18. बराबर है। ये ग्रुप नंबर 18 जो है ना उसकी खासियत क्या है मालूम है? ये कुछ बच्चों जैसा है। बच्चों जैसा यानी क्या कि जैसे कुछ बच्चे नहीं होते कि यूट्यूब के वीडियोस आते रहते हैं लेकिन एकदम इनर्ट बोले करेंगे जब मन होगा तब, बराबर, या तो ना भी करें। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको एक्टिव बनना है, बराबर है, तो ही पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, यानी कि जब एग्जाम आएगी तो बोलेंगे कि चलो अब कर लेते हैं, बराबर है। तो ये इनर ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये रेयर ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। नोबल गैसेस के बारे में भी यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग शेयर करेंगे, बराबर है। चलो तो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के अंदर आपने पीरियोडिक टेबल में 11 में पढ़ा ही होगा कि ये जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं। इसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है, दैट इज ओजी, मतलब ऑर्गेनेसन। नाउ बेसिक एलिमेंट जो है इसके अंदर क्या है, हर भजन अगर कर 0 रन। क्या करेंगे, हर भजन अगर कर 0 रन। तो ये इसका एक मेमोनिक्स है जिसको अच्छे से आप लर्न कर सकते हो। हर भजन यानी कौन, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन अगर कर हो गया, 0 रन आपका हो गया ज़ेनॉन एंड रेडॉन, बराबर। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। नाउ यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑल ऑफ दिस आर गैसेस एंड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी बेटा ये सारे के सारे जो है वो गैसेस है, हमें भी मालूम है कि ये सारे के सारे जो है गैसेस रहते हैं। ऑल दिस एलिमेंट्स आर गैसेस एंड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, बराबर, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, एक्सेप्ट रेडॉन। क्यों? क्योंकि रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज याद रहे, नोन एज रेयर गैसेस, इसको रेयर गैसेस कहते हैं, बराबर, क्योंकि वैसे ही बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ऑल्सो रिफर एज एरोगेंस, बराबर। एरोगेंस का मतलब होता है प्रेजेंट इन एयर, एयर में होना यानी एरोगेंस। तो एक टर्मिनल वर्ड है, इसलिए ये सारे वर्ड्स बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू के अंदर जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये छोटे छोटे जो है उसके बेसिस पे ही मार्क्स चले जाते हैं। They do not show any reactivity. They are chemically inert basically, so they do not show any type of chemical reactivity, and that's why they are called inert gases also. Okay, at ordinary temperature. यानी ordinary temperature पे तो रिएक्ट करेंगे भी नहीं, बराबर। लेकिन अभी के जो गैसेस में केमिस्ट्री आगे पढ़े हुए हैं हम लोग, उसके अंदर ये पाया गया है कि क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन जो है वो वहां पर क्या कर सकता है कि रिएक्शन देता है, क्योंकि उसकी कंपाउंड है। जैसे क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो ये सारे कंपाउंड्स भी हम लोग इस ग्रुप में पढ़ेंगे। ये ग्रुप जनरली एक मैक्सिमम 2 या 3 लेशन के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा, बराबर है। फिर ग्रुप नंबर 17 भी हम लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो दे डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड हेंस कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। लेकिन ज़ेनॉन क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए अब इसको इनर्ट नहीं कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल मेटल भी वैसे नोबल है, बराबर, लेकिन रिएक्शन करता है किसके साथ, एक्वा रेजिया, बराबर है। एक्वा रेजिया कमिंग सून इन ग्रुप नंबर 17, बराबर। तो एक्वा रेजिया हो गया HCl और HNO3 का मिक्सचर बेटा, बराबर। तो ये नोबल गैसेस है। अच्छा, अकरेंस के बारे में देखेंगे तो ऑल नोबल गैसेस आर इन एलिमेंटल स्टेट, बराबर है। ये कोई मॉलिक्यूल तो जनरली बनाते नहीं, तो एलिमेंटल स्टेट में ही पाए जाते हैं। आर्गन प्रेजेंट होता है 1% बाय वॉल्यूम। जो एयर होती है उसमें सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर आर्गन जो मिलता है हमें दैट इज ओनली 1% बाय वॉल्यूम। सो दैट इज इंफॉर्मेशन। आर्गन इज द मेजर कंपोनेंट। जितने भी गैसेस, सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्गन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में रहता है। तो मानो कि 1% है, यानी परसेंटेज आर्गन का सबसे ज्यादा है, तो बाकी सारे गैसेस तो बहुत ही कम होंगे, 10⁻⁴, 10⁻³ इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीलियम की बात की है। अब हीलियम के अंदर क्या है बेटा, तो हीलियम प्रेजेंट सेकंड नंबर पे है। हीलियम इन अ नेचुरल गैस 2 to 7% रहता है, बराबर। तो ये जो चीजें है वो वहां पर मेंशन की हुई है रेफरेंस बुक में, बराबर। 2 to 7% है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ज्यादा। इसमें जो एयर में है उसमें 2 to 7%, यानी बहुत ही कम होता है उसका। तो ये लॉजिक है। हीलियम नियॉन फाउंड इन मिनरल्स, बराबर है। कौन कौन से मिनरल्स में, ऑफ रेडियो की ओरिजिन, दैट इज कौन कौन सा है, पीच ब्लेंड है,
मोनेजाइट है, एक क्लेवाइट करके भी आता है। तो हीलियम नियॉन जो है वो मिलता है किस टाइप के मिनरल्स में? सो दैट इज मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, दैट इज पिच ब्लेंड एंड मोनेजाइट, बराबर। ओके, अगर आपको रेडॉन बनाना है तो रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो इक्वेशन लिखा है रेडियम, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है 88 रेडियम 226, इसका डीके करेंगे, बराबर। डीके का मतलब होता है कि एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। यहाँ पर आप देखो 2He4 है, यानी कि क्या रेडिएट, वहां पर डीके क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है अल्फा एक पार्टिकल। तो देखोगे जैसे ही 2 यहाँ ये रेडिएट हो गया तो 288 - 2 यानी 86 वाला एलिमेंट मिलेगा जो कि हमारा रेडॉन है, बराबर है। तो और इसकी जो हाफ लाइफ है, बराबर है, बहुत, ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे थे जो हमने बनाया अभी फिलहाल रेडॉन, उसकी हाफ लाइफ भी पूछी जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3.82 डेज, बराबर। अब जो है बेटा आपको क्या करना है कि एलिमेंट और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी करना है। तो एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं तो आपको पता होने चाहिए कि भाई इसमें एलिमेंट जो है हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और ये रहेगा रेडॉन। अब रेडॉन तक आपको दिखता है कि नहीं, लेट मी चेक। हाँ, अभी इसके अंदर आपको क्लियर दिखेगा बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो इसके अंदर जो है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद ब खुद मालूम ही कि 1s2 है। इट इज एक्सेप्शनल केस, इसको इनर में रखा हुआ है लेकिन इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होती नहीं है। नियॉन में कैसे लिख सकते हैं, तो नियॉन में आप लिखेंगे कि भाई चलो हीलियम आ गया, उसके बाद क्या आएगा 2s2 2p6, 2s2 2p6, तो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, बराबर। तो नियॉन हो गया, फिर आर्गन, बराबर। अगर पूरे नीचे तक ना भी दिखे तो यहाँ साइड में भी मेंशन कर दूंगा। आर्गन में क्या लिखेंगे, नियॉन यानी 10 हो गया। अब इसके एटॉमिक नंबर भी साथ में लिखने जरूरी है वैसे तो यहाँ पर लिखिए 2 10, बराबर, 2 10, फिर 10, तो इसमें आपने ऐड किए 8 तो 10 मिले, 10 में आपने ऐड किए 8 तो मिलेंगे 18, बराबर। फिर 18 तो ये हो जाएगा आपका 36, 36 के अंदर अगर 18 कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 54, बराबर। आप देख सकते हैं कि ज़ेनॉन जो है, हाँ 10 होगा, 46 प्लस 8 54 हो जाएगा। और उसके बाद आप ऐड करोगे 32 वाला, तो रेडॉन जो है वो हो जाएगा आपका 86 तक, 86 हो रहा है, बराबर, 86 तक हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनेसॉन जो है वो आएगा इसके अंदर 32, 86 के अंदर वापस 32 आप ऐड करोगे तो दैट इज 118, ये आखिरी एलिमेंट है इस पाइदान का, बराबर, ये रहा। तो क्रिप्टॉन जो है, नियॉन, आर्गन पे थे हम लोग, आर्गन में क्या लिख सकते हैं, नियॉन है, फिर लिखेंगे 3s2 3p6, 3s2 3p6, इस तरह से लिख सकते हो। क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन आप बताओ, आपको आनी ही चाहिए सारी कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। आर्गन के बाद आ जाएगा यहाँ पर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में कैसे लिखेंगे, तो ये होगा आर्गन, फिर आएगा 3d10 4s2 4p6, बराबर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हर बटन अगर कर यानी क्रिप्टॉन, ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखते चलो, ये हो जाएगा आपका 4d10 5s2 5p6, बराबर है। रेडॉन जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ज़ेनॉन, उसके बाद हो जाएगा 5d10 6s2 6p6, बराबर है। यहाँ पर 4d10 जो है उसके बाद यहाँ 4f14 भी रहेगा ना, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 4f14 5d10 6s2 6p6, बराबर। इज इट विजिबल और नॉट? रेडॉन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यस, ओके। ऑर्गेनेसॉन जो है मेरा उसका 118 है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेडॉन लिख लो, उसके बाद हम मेंशन कर लो यहाँ पर अच्छा सॉरी रेडॉन को हो गया आपका 86, उसके बाद आ जाएगा 5f14 6d10 7s2 7p6। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में सब जगह आप देखोगे कि ये जो है बेटा वो ऑक्टेट कंप्लीट है सिवाय हीलियम के, तो ये रहेगा आपका NH2 NP6,
बराबर, कंप्लीट करो इसको अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट हो गई ग्रुप नंबर 18 का, बराबर। देन रिमूव इट, इसको जरा मिटा दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, बराबर। ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है भाई। Okay, now it will be clear. And this more clear. चलो, हो गई बहुत साफ सफाई। अब हम लोग करेंगे काम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। बराबर, तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा इसका एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी में कि भाई इसका नेचर कैसा है, यानी डायटोमिक है क्या है, तो ये मोनो एटॉमिक है। सारे के सारे क्या है, दे मोनो एटॉमिक, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में ही पाए जाते हैं ना। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या, नेचर ऑल द नॉर्मल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, बराबर है। मोनो एटॉमिक एलिमेंटल स्टेट में है, कलरलेस और ऑर्डरलेस हो जाएगा ये, बराबर है। मोनो एटॉमिक है, फिर ऑर्डरलेस भी हो गया। और ये क्यों है, मोनो एटॉमिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन मोनो एटॉमिक क्यों है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। कौन सी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो वो मोनो एटॉमिक ही रहेगा ना, जैसे नियॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो और तो कुछ होना नहीं है। देखो इसमें फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो रीजनिंग बेसिस पे आएगा वो आएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, यानी कि ऑक्टेट इज कंप्लीट, बराबर है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको पता ही होने चाहिए भाई। वेरी लार्ज इन देयर पीरियड्स, उसके पीरियड में सबसे बड़ी है एटॉमिक रेडियस, बराबर है। वेरी लार्ज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई में ये जो है ना ग्रुप नंबर 18, वो जनरली वान डेर वाल्स रेडियाई के रेफरेंस में मेजर की जाती है बेटा। तो वान डेर वाल्स रेडियस आर लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस यही होती है, क्योंकि ये तो एटम है, मोनो एटॉमिक है, तो उसमें तो ऐसा होगा नहीं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। वान डेर वाल्स रेडियस में क्या होता है जनरली, एक अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये जो है मान लो कि ऐसा है, यहाँ पर ये होता है ऐसा, यानी कि ये जो है वान डेर वाल्स रेडियस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, एंड उसका एवरेज निकाल देते हैं, बराबर। तो दैट इज ऑल अबाउट द वान डेर वाल्स रेडियस। ओके, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडियाई, दे आर वेरी लार्ज इन their respective period because they do not form molecules, because they do not form molecules. So van der Waals radius is greater than covalent radius, we know that, so it is simple. आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर है। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप ही बताओ। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन
बराबर है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक तो वो लूजली बाउंड होता है, दूर होता है, और वैसे भी यहाँ पर तो स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो हाईएस्ट इन देयर पीरियड, ये कैसे रहेगी बेटा, इट इज हाईएस्ट इन देयर पीरियड्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्टेबल कन्फिगरेशन आ गई ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से अगर आपको रिमूव करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बराबर। हाईएस्ट इन देयर पीरियड्स ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बराबर। हाईएस्ट इन देयर पीरियड ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एंड दैट्स व्हाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड। हीलियम से नियॉन, हाँ एक बात और है कि भाई when we move from टॉप टू बॉटम में कहां से कहां जाएंगे, हीलियम से आप जाओगे नीचे रेडॉन की ओर, हीलियम से रेडॉन। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज तो बढ़ती जाएगी, बराबर है। ड्यू टू इंक्रीज इन हम लोग टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज increases and that's why ionization enthalpy decreases। ये तो जनरल टेंडेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि एट्रैक्शन कम होगा। जैसे जैसे बच्चा दूर जाता है मां से, वैसे फटक से अलग हो सकता है, बराबर है। पबजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बराबर। फोकस ऑन दैट कि भाई अगर चाहत कम हो जाए, बराबर है, न्यूक्लियस से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी चाहत है न्यूक्लियस की और वो कम हो गई, तो क्या हो सकता है कि उसको कोई छोटा सा अगर ऐसा दे दे एनर्जी तो वो चला जाएगा वहां से, बराबर। सो एटॉमिक साइज बड़ी होने से क्या हो जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका रीजन है एक तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ना और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ती है। देखो एटॉमिक साइज तो लिख के रखा है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती है, इसकी वजह से भी ये लिख सकते हैं, बराबर। जनरल साइंस के अंदर ये सारे पॉइंट्स है ना। मोनो एटॉमिक, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जब डिस्कशन आता है तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि भाई कोई एलिमेंट है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ में एनायन भी बन रहा है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर डालोगे, बराबर है, कहां पर डालोगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या लिखोगे, सबसे पहला तो आप लिख सकते हो कि भाई पॉइंट लिखते जाओ, कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या तो कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। इसके जितने भी सबसेल है वो सारे के सारे कैसे, NH तो NP6 है ना, तो कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है। सो वी कैन राइट दैट, सो नो वैकेंट रूम फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन। कोई रूम ही नहीं है, जगह खाली नहीं है भाई, पूरा बिल्डिंग भरा हुआ है। कहां पर डालोगे मेहमान को, आपका घर है, बराबर। आपके घर में मान लो कि 4 कमरे, चारों कमरों में मैक्सिमम 2 पर्सन आ सकते, एक में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तो फिर नया जो बंदा आएगा उसको कहां पर डालोगे तुम लोग, बराबर है। एसएसआर पे तो नहीं रख सकते, कंप्लीटली फिल इन सबसेल। सो नो वैकेंट रूम फॉर द एडिशन इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ऐड नहीं है, एडिशनल है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, बराबर हो गया। तो कंप्लीटली फिल है सबसेल, सो नो वैकेंट रूम फॉर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड हेंस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हें करना भी है ऐसा है, चलो मान लो कि कर भी देते हैं, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू नेक्स्ट हाई एनर्जी शेल, हाई एनर्जी शेल बाय सप्लाइंग एनर्जी। अगर आपको फिर भी डालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो जाएगा, बराबर। ऐसे धक्का मुक्की करके भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, वो वापस से फटक से बाहर ही गिरेगा, बराबर। वो एक मूवी है, आपने अगर देखा होगा हेरा फेरी के अंदर, बराबर। मूवी तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, शायद हेरा फेरी थी, किसी को ढूंढने जा रहे थे, बराबर। तो गाड़ी के अंदर जब सबके सब जो है ना एकदम 5 की कैपेसिटी होती है, बराबर है,
अब छठा उसमें बिठा दो तो क्या होगा कि एक जगह से धक्का, एक जगह से वो धक्के से अंदर जाएगा, दूसरी जगह से दूसरा बाहर गिरेगा, था कि नहीं ऐसा? तो इस तरह का सीन हो जाएगा। उसके एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि चल भाई जा अंदर, बराबर है? तो वो अंदर तो जाएगा लेकिन वो बाहर से दूसरा फिर बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो वही हुआ ना कि 5 की कैपेसिटी में 5 ही आ सकता है, छठा नहीं आ सकता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्लेस इन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, वो तो मैंने अभी आपको बताया। एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, वो भी लिख लिया कि कंप्लीटली फिर सबसेल है, नो वैकेंट रूम है, बराबर है? तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको एडिशनल इलेक्ट्रॉन डालना है, बराबर है, देन यू हैव टू add the energy. Additional electron is added into next higher energy level by supplying the energy. अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो वहां पर वो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का उस लॉजिक है। मेरा टॉप टू बॉटम जो है बेटा, आगे लिखेंगे हम लोग कि भाई टॉप टू बॉटम क्या होगा। टॉप टू बॉटम देखो कि टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम क्या होगा? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट the extra electron is decreases, यानी कि नीचे जाओगे, यहाँ पर नीचे नहीं जाना है, ग्रुप में पहुंचू तो ग्रुप में जब नीचे जाओगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन दूर ऐड होता है ना, जब नीचे जाओगे तो क्या होगा कि मान लो कि 2p में ऐड हो रहा है, 3p में, 4p में, तो न्यूक्लियस की चाहत जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज होती जाती है। टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो है इसमें रीजन क्या हो सकता है कि भाई जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो तो कम ही होता जाता है। चलो पॉइंट लिखते चलो साथ में सबके सब, तो आपको मजा आएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी कम ही होती जाएगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा तो रिलीज ही नहीं होगी ना एनर्जी। हीलियम से रेडॉन जाते हैं तब की बात है ये। टॉप टू बॉटम यानी कौन सा? हीलियम टू रेडॉन, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर कि भाई अगर आप लोग टिपिकल जो है हीलियम का केस ले लेते हो तो हीलियम के केस में कैसा होगा, मान लो कि यहाँ पर हीलियम का केस ले लिया आपने कि हीलियम के केस में क्या होगा, इधर आपको एडिशन करना है इलेक्ट्रॉन का, बराबर। तो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक तो यहाँ पर आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना वो नेगेटिव में होती है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप के एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होती है। तो ये पॉइंट भी जरा दिमाग में रखना कि कैसा होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि भाई हीलियम इज स्मॉल इन साइज, हीलियम इज स्मॉल इन साइज, so tendency to gain the electron, to tendency to gain the electron, small size होने की वजह से क्या होगा कि भाई हायर टेंडेंसी है, बराबर है। ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल इन साइज, सो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज हाई, यानी कि उसकी चाहत है क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक ही वो बंदा एंटर होने जा रहा है। 1s2 जो है, अब दो पहले ही तो सेल है, तो इसका मतलब है कि the electron gain enthalpy is least positive, बराबर। पॉजिटिव तो होगी क्योंकि डालने के लिए एनर्जी तो देनी है, लेकिन कैसी होगी बेटा? लीस्ट पॉजिटिव होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आप लिख लो, बराबर है। और अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे जनरली कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्रिप्टॉन और आर्गन की जो है, क्रिप्टॉन और आर्गन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो सिमिलर रहती है। रीजन अब तक पता नहीं चला है लेकिन ये तो है। और लास्ट में अगर आप लोग देखो कि इसका जो ट्रेंड है किस तरह से फॉलो होता है, तो नियॉन सबसे ज्यादा है, फिर आर्गन और क्रिप्टॉन का मैंने बताया आपको एक जैसा है, फिर कैसे डिक्रीज होती जाती है। सो इट इज ऑल अबाउट द ज़ेनॉन, रेडॉन, हीलियम, ज़ेनॉन, रेडॉन और हीलियम, बराबर। ये केस है इसका। तो ये वैल्यू के हिसाब से एक बनाया हुआ है कंटेंट, बराबर। बाकी जो है आपको याद रखना है ये चीज। चलो ये 4 पॉइंट हो गए। अभी इसी के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एलिमेंटल साइज आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया, बराबर है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमने लिखा। अब देखो आगे की कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आगे आएगी। ओके, सो
नाउ वी आर मूविंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग किसके ऊपर मूव कर रहे हैं बेटा? तो यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो ये चीज जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या करेंगे कि ये बहुत ही कम रहता है, वेरी लो ड्यू टू एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर। देखो ये जो है ना वो तो लो ही रहने वाले, आपको पता ही है कि ये जो है ना जितने भी एलिमेंटल स्टेट में है इट इज लो ड्यू टू एटम्स ऑफ दिस ग्रुप elements are held together by weak, बराबर बहुत ही कमजोर है, वीक वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। वीएफए क्या मतलब क्या है? एटम एटम के बीच में जो ये एट्रैक्शन या तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है बहुत ही वीक है बेटा, बराबर। तभी तो वो गैसेस है, बराबर, ये भी हमने सीखा था। तो इट इज लो ड्यू टू atoms of these elements are held together by weak wonderful force of attraction। और यहाँ पर आप मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो कि बोथ इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, बराबर है। ये एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दिया हुआ है तो हम लोग उसी तरह से लिखते जाएंगे। टॉप टू बॉटम, बराबर है। टॉप टू बॉटम जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर बेसिस पे तो इंक्रीज होंगे। चलो अब आगे देखेंगे कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब देखो जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाता है तो दो एटम है छोटे हैं तो बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम रहेगा। एटम बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, बराबर है। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है। एज अ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बराबर, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। एक हीलियम का जो है वो याद रखना है, हीलियम का है जो दिया हुआ है 4.2 केल्विन एज पर योर नॉलेज। तो ये रहा हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। फिर आएगा बेटा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, यानी कि लिक्विड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब तुम ही बताओ, डिपेंड्स लिक्विड ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली कि एट्रैक्शन फोर्स कैसा है, बराबर है। जो भी एटम्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में एट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाए तो वो लिक्विड में या तो गैस में सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पर वही है, देखो यहाँ पर भी लिखा है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ने से ये बढ़ रहा है, वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़े थे, ये हमने सीखा। अभी अगर इसकी बात देखें तो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लिखो, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। As we know that they have weak वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ऐसे जनरली आप देखो तो दे हैव वीक वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तो है ही है, बराबर है। सो कैन नॉट बी लिक्विफाइड, सो कैन नॉट बी लिक्विफाइड, सो कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बराबर, लिक्विफाइड, बराबर, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। सॉरी ऐसे लिखते लिक्विफाइड लिख लो, हाँ चलेगा, स्पेलिंग नहीं केमिस्ट्री सीखनी है। दे हैव वीक वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सो इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डिपेंड रहता है वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे, एंड दे हैव वीक वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सो इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये इस कहानी का जो है वो मेन पॉइंट है कि लिक्विफिकेशन में कैसे रहेगा। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगी, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगा, वंडरवल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा,
एज एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस वन बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। तो आप ही बताओ कि वन बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा अगर, बराबर है, डाउन द ग्रुप, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा, बराबर है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वन बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेस, सो ईज